વધારે વાતચીત કરીશું આપણા આજના સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાથે કે કઈ રીતના હવે માર્કેટમાં આપણે રણનીતિ વાપરવાની છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે सुंदरम म्यूचुअल फंड ना एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम आपके साथ जुड़ा गया है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो अभी हमने ऑल टाइम हाई निफ्टी जाते देखा 22,000 के ऊपर के जोन में अभी हम कामकाज कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आपकी आज की ट्रेजेक्ट्री? क्या एक ये इलेक्शन रैली की शुरुआत हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में तो ये दिसंबर से ही शुरू होगा, क्योंकि दिसंबर 3 को जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था तब से ही माहौल बदल गया, क्योंकि एक क्लैरिटी आ गई। नॉर्मली ये प्री इलेक्शन रैली तब शुरू होती है जब ओपिनियन पोल्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट की वापसी होगी। इस बार उस असेंबली के रिजल्ट ही हमें साफ साफ बता दिया कि इंडिया की वापसी की लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हैं तो दिसंबर में करीबन 65,000 करोड़ एफआईएस ने अंदर लाए थे इंडियन मार्केट में। तो नेचुरली लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल जो एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, तो इस बार के इलेक्शन में क्या है कि 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म जो आने वाली है मार्केट के हिसाब से वो एक कंटिन्यूटी इन ग्रोथ जो दिखाएगी। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नॉर्मली प्री इलेक्शन रैली होता है कि शॉर्ट टर्म पंटर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म व्यू में मार्केट के अंदर एंटर होकर एक फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए हर बार एक प्री इलेक्शन रैली होता है। इस बार ग्रोथ कैपिटल अंदर आया है, लॉन्ग टर्म सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, ऐसे पैसे अंदर आए हैं। सेकेंड थिंग जो इसे फ्यूल कर रही है कि डोमेस्टिक निवेशकों को एक स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस इंप्रूव हो गई है। डीमैट अकाउंट्स की खोलने पर देखिए, म्यूचुअल फंड की फोलियोस खुलते हुए देखिए, एसआईपी बुक की बढ़त देखिए। तो ये सब जो एक माहौल बन रहा है कि इंडिया एक शाइनिंग स्टार है ग्रोथ में वर्ल्ड में, ये जानकारी सबको आ गई है। हमारी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी जो म्यूचुअल फंड सही है एक कैंपेन टीवी चैनल्स के ऊपर चलाया है, उससे जो अवेयरनेस इंप्रूव हुआ है, तो पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो रिटेल पैसा आना है तो वो एक ब्रॉड बेस रैली को सपोर्ट दे रहा है। तो सेकंड चीज मैं कहूंगा, नॉर्मल प्री इलेक्शन रैली पिछले इलेक्शंस में देखे तो लार्ज कैप क्षेत्र में होते थे, क्योंकि एफआईएस आके उसको बढ़ाते थे। अब क्या है कि ब्रॉड बेस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आपको एक प्री इलेक्शन रैली शुरू हो गई है और सस्टेन रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेरे ख्याल में। सुनील जी, लार्ज कैप हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज समझा जा रहा है कि अब सबड्यूड वैल्यूएशन है और वहां अभी निवेश करना चाहिए। लेकिन मिड कैप को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी आप सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा निवेश करना चाहिए, क्योंकि रैली तो यहाँ भी अभी चल रही है। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक क्वेश्चनेबल है। कैसे आप करोगे लार्ज टू मीडियम टू स्मॉल कैप में, कैसे डिवाइड करोगे आपका पोर्टफोलियो? तो मैं कहूंगा कि देखिए चीज ऐसी देखनी है कि फर्स्ट अर्निंग्स की सीजन की रिजल्ट आएगी, उसमें क्लियर साफ है कि मिड और स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बेहतर आ रही है। दैट्स नंबर 1। ये इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे तो एक फॉरेनर्स की पैसा, अभी देखिए जापान से जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली इंडिया में डायरेक्ट मिड कैप स्टॉक्स एफआईएस खरीद रहे हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जापानीज से जो एफआईएस की रूटिंग आ रही है उसमें एक 60% लार्ज कैप, 40% मिड कैप के हिसाब से फॉरेनर्स का भी अभी दिलचस्पी मिड कैप में अंदर आ गया है। वो एक सेकंड चीज है। तीसरी बात क्या है कि अपने रिटेल निवेशक जो निवेश कर रहे हैं एसआईपी रूट के जरिए, उसमें आप एनालाइज करेंगे तो करीबन 30% ऑफ द एसआईपी बुक 19,000 करोड़ की वो मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में आ रही है। और सेबी का नियम है कि 68% वो पैसा उन्हीं क्षेत्र में, यानी मिड कैप फंड में आ गया तो मिड कैप में ही 68% डालना है, स्मॉल कैप में आया तो स्मॉल कैप में ही डालना है। तो इस साल में आप देखें तो करीबन इंक्रीज इन फ्लोस में आधा तो आपको स्मॉल एंड मिड कैप में ही हुआ है एसआईपी बुक का। अब एसआईपी बुक की खास चीज क्या है कि ये हर महीने आती रहेगी। यानी अभी फंड मैनेजर्स को, जिनके पास मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, उनको हर महीने गारंटीड पैसा है कि मिड एंड स्मॉल कैप करने लायक पैसा। तो आउटलुक के लिए देखेंगे तो दो चीज
क्लैरिटी में सामने है। एक मिड कैप की अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, सेकंड फ्लोज भी मिड कैप्स खरीदने वाले फंड मैनेजर के पास है, और तीसरी बात है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी देखे तो वो एक बिजनेस साइकिल जो अभी शुरू हो चुकी है पोस्ट कोविड से, हम देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के नई ग्रोथ साइकिल में आ रही है। तो उसमें पहली हाफ में आपने कोविड के पास एक बाउंड बैक देखा, सेकंड आपने देखा कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के जरिए, इंफ्रा के जरिए वो अपना एक इकोनॉमी को पुश दे रही है, और तीसरी बात होगी जब कंजम्पशन, जो कि आज हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 75-76% के लेवल पे है, वो कंजम्पशन अगर बढ़ के 78 और 80 को पार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर को भी जबरदस्ती कैपेक्स करना, आज अनाउंसमेंट्स बहुत कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, मगर ग्राउंड में काम अभी शुरू नहीं हुआ। अगर आने वाले साल 1.5 साल में प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स करेगी तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा कैपिटल गुड सप्लायर, सीमेंट, स्टील, यानी मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में जो है ऐसे कैपेसिटी एक्सपेंशन को सप्लाई करने वाले, उनमें आप देखेंगे ऑर्डर बुक बढ़ेंगे और उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो मीडियम टर्म में भी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड है और एक कैपेक्स साइकिल को रिलेटेड है, उसमें आप एक अच्छी फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ भी उम्मीद रख सकते हैं। तो मानते हैं कि आज ये फ्लोज के कारण मिड एंड स्मॉल कैप्स आज एक प्रीमियम में ट्रेड हो रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में, इसलिए लोग शायद थोड़े डर गए हैं कि क्या अभी करना चाहिए। वो तो सामने ये बात उठती है कि क्योंकि फ्लोज जारी रहेंगे इसमें, तो मिड एंड स्मॉल के अंदर एक वैल्यू डिस्कवरी के ढूंढते हुए ही हम देख रहे हैं कि एक भाग पीएसयूज में आते पीएसयू स्टॉक्स को बढ़ाइए, क्योंकि ऑलवेज पीएसयूज प्राइवेट सेक्टर के माफिक एक डिस्काउंट में चलते रहे हैं। बहुत डीप डिस्काउंट था, आज इतनी खरीदारी के बाद वो डिस्काउंट नैरो हो गया है, मगर फ्यूचर में जहां पे भी पीएसयूज के अंदर एक ग्रोथ सेक्टर बनता है, जैसे मैं समझता हूं कि बैंकिंग, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ही हमारे कॉर्पोरेट साइकिल को फाइनेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल एंड मिड कैप जो कंपनीज होती हैं उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा छूती नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो पीएसयूज को कॉन्फिडेंस होता है उनको लेंड करने में कैपेक्स साइकिल के अंदर, तो नेचुरली पीएसयू बैंक्स की लोन ग्रोथ की बुक भी अच्छी होगी। तो ऐसे पॉकेट्स अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में हैं, जहां पे आप फ्यूचर ग्रोथ को रीड कर एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर चुन सकते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी आ सकती है, क्योंकि जो भी चीज होती है बहुत रिस्क फैक्टर्स तो ऑलवेज रहते हैं मार्केट में ना। तो एक इंडियन इलेक्शन के बाद यूएस इलेक्शन है, फेड की यूएस की ग्रोथ के बेस में फेड की पॉलिसी है, हमारी मॉनसून भी सामने अभी देखना है कि इस साल के मॉनसून कैसे थे। रिस्क फैक्टर तो जरेंगे, मगर एक 3 से 5 साल की आउटपुट रखेंगे। मैं अभी भी कहूंगा कि आपको एक 30% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप, ऐसे एक ब्रॉडर मार्केट में आप अपने एलोकेशन को करेंगे तो 3 से 5 साल में आपको जरूर वो फायदेमंद बन सकता है। जी, आपने कहा कि पीएसयू में अभी भी सिलेक्टेड पॉकेट्स है, तो वो कौन से वर्टिकल में पॉकेट्स आप देख रहे हैं, और अपना टोटल पोर्टफोलियो अगर हम बना रहे हैं तो कितना परसेंटेज अभी पीएसयू को देना चाहिए? क्योंकि पहले आपने जैसे बोला कि डिस्काउंट में चल रहे थे, अभी प्रीमियम में चलने लगे हैं, तो हम उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी 200-250% पीसी इंडेक्स बढ़ गया है, तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वैल्यूएशन में पॉकेट्स है। क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ को जो जितना डिस्काउंट हो रहा है करंट प्राइस में, कुछ सेक्टर्स में उससे भी बेहतर ग्रोथ आ सकते हैं। तो ईपीएसयू के अंदर कौन से सेक्टर में आप कहेंगे? मैं वो बात बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि इसीलिए म्यूचुअल फंड की खास चीज होती है ना चुनने में, तो पब्लिक डोमेन में जाके बता नहीं ऐसी बात ना। तो मैं कहूँगा कि आप तो वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। बिल्कुल ना जी। साथ में हम अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, आपको लगता है कि अभी प्राइवेट बैंक्स में एक जोश आएगा, क्योंकि वहाँ ये सेक्टर बहुत नहीं चला है। साथ में हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे जाके जब ये लिक्विडिटी क्रंच और जो सेबी के नॉर्म्स है उसकी वजह से आपको लगता है कि थोड़ा सेटबैक आ सकता है कि वी आर गुड टू गो?
नहीं नहीं, वी आर गुड टू गो। खाली ये चीज है कि पहले जितना इनके ग्रोथ में एक उम्मीद थी शायद वो करेक्ट हो गई है, आज एक मोर रीजनेबल लेवल पे गिर गई है। मगर मैं कोई नेगेटिव नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अगर बैंक से इनको फाइनेंसिंग नहीं आएगा तो उनको कैपिटल मार्केट से फाइनेंसिंग जरूर मिल सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आप देखें तो हाइब्रिड फंड्स में बहुत 20,000 करोड़ इनफ्लोज आ गए हैं जनवरी में। अभी हाइब्रिड में एक 25 to 30% डेट की एलोकेशन होती है, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इनकी कमर्शियल पेपर और डिबेंचर्स में। तो फंडिंग की टैप आपको शायद बैंक्स की थोड़ी बंद होगी, तो पब्लिक मार्केट की फंडिंग भी टैप उनके लिए अवेलेबल होगी, शायद कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा। मगर मेरे ख्याल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनकी थोड़ी एक पिछले साल की जैसे आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी कम होगी। बट फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चलने वाले हैं या बहुत डिक्रीज होंगे। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसी, इसमें आपको क्वालिटी ढूंढना है। क्या उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी ठीक है, क्या कि उनका फंडिंग सोर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन है, क्या वो अपना एसेट लायबिलिटी को प्रॉपर्ली मैच कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में बोरो करके बहुत लॉन्ग टर्म में लेंडिंग कर रहे हैं। ऐसी चीजों को स्टडी करेंगे और चुनेंगे अच्छे मैनेज्ड प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी, उनमें मेरे लिए अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है। बिकॉज बैंकिंग अल्टीमेटली एक इकोनॉमी का ब्लड का सर्कुलेशन की तरह है। तो विदाउट बैंकिंग सिस्टम थ्राइविंग, इकोनॉमी कैन नॉट थ्राइव। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर पर मैं बहुत बुलिश हूं, स्प्रेड अक्रॉस द कर्व, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरा अगर हम देखें तो अभी फार्मा सेक्टर की जैसे हम बूम देख रहे हैं, एक यहाँ हम अच्छे जैसे मर्जर्स भी हो रहे हैं, कंसोलिडेशन यहाँ भी हम देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं? पहले हम फार्मा की तरफ बहुत देखते नहीं थे, अभी ये एक डिफेंसिव एरिया हम गिन सकते हैं और यहाँ निवेश कर सकते हैं। और कौन से वर्टिकल आपको पसंद है? बिल्कुल, फार्मा जरूर एक डिफेंसिव सेक्टर है और जहां पे माहौल लिक्विडिटी ज्यादा है, स्टॉक मार्केट के लिए जरूर उसमें एक वैल्यू होगा, ढूंढेंगे। बट फार्मा बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत अलग तरीके के कंपनीज हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच तो रखना ही चाहिए। मगर सेगमेंट्स देखें यहाँ पर, एक तो जेनेरिक्स होते हैं, दूसरे होते हैं जो प्रोडक्ट रिलेटेड क्षेत्र में होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को, और जो यूएस एफडी के सामने उनको अपना ये करना चाहता है, उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एफडीए के इंस्पेक्शन से उनको बिजनेस में बहुत बदलाव आ सकती है। मगर आ गया तो मल्टी बैगर हो सकता है। सिमिलरली आपको फार्मा के अंदर ही डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स की बात करें, डायग्नोस्टिक्स की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात करें, सो फार्मा एक डिफेंसिव स्पेस है, मगर उसके अंदर जो पॉकेट्स है उसकी हर एक की अलग अलग ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी होती है। कुछ का इंटरनेशनल रिलेट होता है, कुछ डोमेस्टिक होता है। तो ओवरऑल फार्मा में मैं मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लूंगा, बट जरूर आप लिक्विडिटी फ्लो उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक जनरल एलोकेशन फार्मा करने में आप गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको डिफेंसिव होने के नाते आपको जरूर मिलेगी। मगर उसमें ग्रोथ पॉकेट्स को ढूंढने के लिए, लाइक मैंने कहा, एक बहुत स्पेसिफिक नॉलेज और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने की जरूरत होती है, जहां पे डेफिनेटली डोमेस्टिक्स में हमारी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कोविड के बाद ही एक अवेयरनेस, उसके साथ जो मेडिकल इंश्योरेंस का भी ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण लोग अभी बहुत ज्यादा देके डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ज्यादा हॉस्पिटल में जाने के लिए राजी है। तो पेनिट्रेशन ऑफ दैट इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड स्पेस। सो विद इन द ओवरऑल फार्मा स्पेस मेरे को डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा रिलेटेड डायग्नोस्टिक्स हॉस्पिटल्स, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे ग्रोथ जरूर दिखेगी। और इंटरनेशनल फार्मा में मैं एक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लूंगा बेस्ड ऑन दैट बिजनेस डायनामिक्स। चलिए, ऑन दैट नोट हम एक ब्रेक भी ले लेंगे सर, और ब्रेक के बाद ये चर्चा चालू रखेंगे। तो जुड़ेला जी हमारे साथ ब्रेक पछी पर आप सुनील जी साथ बातचीत चालू रखीए। પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साथे। सुनील जी, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ भी जो रैली चली है वो काफ़ी लंबी चली है, और अभी टू व्हीलर्स देखिए, ट्रैक्टर्स देखिए, वहाँ भी एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर मंथली नंबर्स हम देखें बिक्री के, फोर व्हीलर्स में एनी विच वेज हमें अच्छे नंबर्स दिखने को मिले हैं। कैसे देख रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी? अभी यहाँ
निवेश कर सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज अभी आपको लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है? देखिए, ऑटो में बहुत डाइवर्जेंट स्पेस है। आपने पॉइंट आउट किया था, मैं थोड़ा उसमें ज्यादा एक विश्लेषण देता हूं कि ऑटो में आपको व्हीकल्स के अंदर ही देखे तो एक कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट होता है, फिर एक फोर व्हीलर्स के अंदर आपको एक प्रीमियम कार्स जैसे एसयूवीज और जो 7-8 लाख के ऊपर बेचने वाली आती है, और एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल्स होता है, फिर टू व्हीलर्स होते हैं, और फिर ट्रैक्टर्स और जो एग्री रिलेटेड पावर टिलर्स और ऐसे व्हीकल्स होते हैं, और फिर आपको ऑटो एंसिलरीज होता है। ये इनका सबका एक अलग अलग सिचुएशन है जो हमें जानने की जरूरत है। तो मैं शुरू उसी ऑर्डर में करता हूं। तो कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो अब एक इलेक्शन का सीजन है जहां पे आपको ऐसी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है टू ट्रांसपोर्ट पीपल, टू रैलीज एंड ऑल ऑफ दैट। बट एट द सेम टाइम एक कैपेक्स साइकिल की ग्रोथ के साथ लॉजिस्टिक्स का सेक्टर का ग्रोथ भी बढ़ता है, क्योंकि ये हेवी इक्विपमेंट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरी होती है उसको मूव करना पड़ता है, सीमेंट को मूव करना पड़ता है। तो नेचुरली मैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को एक लॉन्ग टर्म अपसाइक्लिकल मूव में आते हुए देख रहा हूं। तो वो एक मेरे लिए मीडियम टर्म में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो भी आज की वैल्यूएशन है मेरे लिए वो जस्टिफाइड लग रहे हैं, या आप 3 से 4 साल के एक वी शेप रिकवरी इन ग्रोथ को ट्रैक करें तो वो कमर्शियल व्हीकल्स हुआ। अब पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर जो हाई एंड है, प्रीमियमाइजेशन जो हो रही है, जो वहां पे ऑलरेडी ग्रोथ आपको बहुत दिखा और ऑलरेडी वैल्यूएशन बड़े हैं, वहां मैं थोड़ा सावधान रहूंगा, क्योंकि ये इनिशियल कैचअप रैली हुआ था। अब मैं वो स्टैंडर्ड स्टेबलाइज्ड ग्रोथ रेट में देख रहा हूं, तो वो एक है। मगर एंट्री लेवल कार्स और उसके साथ टू व्हीलर्स ये थोड़े दब गए थे, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन के अंदर नेचुरली मार्केट में बॉटम ऑफ द पिरामिड में उतना नहीं हुआ था। रूरल डिमांड भी वीक थी, इसलिए टू व्हीलर्स का भी अपनी ग्रोथ नहीं देखा। अब जैसे आपने कहा मंथली आंकड़े में आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली टू व्हीलर्स, मेरे लिए एंट्री लेवल कार्स में भी मैं समझता हूं कि एक तेजी आएगी। तो अब इसमें वैल्यूएशंस जिसका फोकस यहां पे था, उसमें वैल्यूएशंस उतने नहीं बढ़े थे जितना एक प्रीमियम व्हीकल की मैन्युफैक्चरर्स की बढ़े थे। तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस में एक गैप है, और उसको प्ले आउट होते हुए मैं एक ज्यादा निवेश उसमें अभी करने का वक्त देख रहा हूं सामने। और फिर फाइनल जो और एक इसके अंदर जो मैंने कहा कि ट्रैक्टर्स और रिलेटेड सेगमेंट, वहां पे मानसून की आउटलुक जब आती है उसमें बदलाव आ सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच और सावधान रहने की, जैसे ही मानसून के आंकड़े आउटलुक आ जाती है तो अगर अच्छी आउटलुक है तो ट्रैक्टर्स का कोरिलेशन होता है विद द मानसून की बहुत से लोग अपना नए ट्रैक्टर्स खरीदते हैं या ओल्ड ट्रैक्टर को रिप्लेस करते हैं। और फाइनली ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो ऑटो एंसिलरीज में 3 तरह के मैं उसको अगेन स्प्लिट करूंगा एनालिसिस में। एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में हमको वर्ल्ड में जो इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे ग्रोथ स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, और उन तरह के ऑटो एंसिलरी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने बीच वाले देश, बाकी इमर्जिंग देशों में, उसमें ग्रोथ अच्छी है। मगर जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स एडवांस देशों में जा रहे हैं, अभी उधर ग्रोथ का स्ट्रांग रिकवरी सामने नहीं है, तो उधर उनकी ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स में उतना मैं एक ज्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एट द सेम टाइम सेकंड ऑटो एंसिलरी होती है डोमेस्टिक सप्लाई। तो इनके सेगमेंट जो होते हैं वहां पे अगर तेजी दिख रही है, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, उन सप्लायर्स के लिए भी मौका अच्छा है और ये ग्रोथ अच्छा है। और तीसरी जो उभरती हुई सेगमेंट है वो है ईवी सेगमेंट। यहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी बैटरी मैन्युफैक्चर फॉर ईवी या ईवी के लिए खास कंपोनेंट्स बनाना, वहां पे मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को ईवी का एलोकेशन बढ़ाते हुए देख रहा हूं। तो नेचुरली ये ईवी रिलेटेड सप्लायर्स का ग्रोथ मैं बहुत तेजी से देख रहा हूं। तो ऑटो के अंदर ईवी के लिए मैं स्पेशल कार्यवर्क करूंगा। जो भी ऑटो कंपनी के पास ईवी का अच्छा स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट कर रही है और उनके जो सप्लायर्स होंगे उनमें शायद मैं एक और रैपिड ग्रोथ रेट सामने देख रहा हूं। तो एलोकेशन भी उस हिसाब से मैं कार्य करूंगा। और क्या अभी आप आईटी की तरफ देखेंगे, क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आए हैं वो एनकरेजिंग आए हैं। हम सोच रहे थे कि अच्छे नहीं होंगे, लेकिन क्या अभी वो टाइम आ गया है कि हम धीरे धीरे यहाँ निवेश शुरू कर दें? आईटी एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो उस हिसाब से आपको एलोकेशन जरूर रखना चाहिए। बट अभी क्या ग्रोथ सेक्टर बन गई है, थोड़े दिन के लिए वेट कीजिए। यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज जब रिकवरी मोड में आएंगे तभी आईटी के लिए तेजी एक क्लैरिटी मिलेगा। जब तक वहां पे अप डाउन हो रहा है
तो आईटी में एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपना मार्केट शेयर छीन सकती है, ग्रो कर सकती है। थोड़ा बहुत वर्ल्ड एक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों के ऊपर जो जा रहा है, तो कुछ छोटी मोटी आईटी कंपनियां जो स्पेसिफिक नीश टारगेट कर रही है, वहां पे आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। ओवरऑल मैं समझूंगा कि आईटी में अभी भी सावधान, एक सेफ्टी एलोकेशन के तौर पर कितना आपको रखना चाहिए वो रखिए, जीरो मत कीजिए। एट द सेम टाइम अभी क्या वक्त आ गया है उसको ज्यादा बढ़ाने का, मैं सोच रहा हूं थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, माहौल कैसे बनता है, यूएस की ग्रोथ नंबर्स कैसे आती है, ये सब चीज देख के आप फाइनल कॉल ले सकते हैं। क्योंकि रुपी की आउटलुक भी मैटर करती है। रुपी वीकन हो रही है तो आईटी के लिए पॉजिटिव है, मगर आपके लिए जो एफआई के फ्लोज आ रहे हैं, एफडीआई फ्लोज आ रहे हैं, उससे रुपी कहीं नहीं जा रहा है, एक स्टेबल लेवल पे है, तो वो शायद आईटी के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। एक वीकनिंग रुपी आईटी को सपोर्ट देगा, वो सामने नहीं दिख रहा है दिस शॉर्ट टर्म में। तो मैं कहूंगा कि सेफ्टी एलोकेशन के तौर पर कितना आपको एलोकेशन देना चाहिए उतना रखिए उसमें। चलिए, ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एज ऑलवेज आपके वैल्यूबल व्यूज आई थिंक हमारे दर्शकों को बहुत यूजफुल होंगे, और बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक साथी यहाँ मैंने पर आप छोड़ जा जोड़ा रहो CNBC विचार साथी, नमस्कार।